हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। आपका यूपीएससी में स्वागत है। इस क्लास में हम बात करेंगे पर्यावरण पर और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, विशेषकर जो वनडे एग्जाम होते हैं या जिसमें वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका बीपीएससी हो या इसके अलावा आपका यूकेपीसीएस हो या इसके अलावा आपका यूपीपीसीएस हो, इन सब में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग एकदम नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे और पर डे यहाँ पर जीएस की आपको क्लास मिलती है। हिस्ट्री की क्लास और पर्यावरण की क्लास एक साथ आपकी चल रही है। आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चन के सहारे आयुष्यन को पढ़ेंगे, समझेंगे उसको। इसके अलावा हम जो अगली क्लास हमारी होगी उसमें हम रामसर सम्मेलन, आज की क्लास में हम कुछ और संरक्षण की भी बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल यहाँ से बहुत पूछे जाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन कौन सा है? बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत ही सरल सा सवाल है। बट सिर्फ सवाल नहीं, इसके आगे भी हम इसको पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन कौन सा है? ऑप्शन ये है आपका आयुषियन, दूसरा है WWF, तीसरा है IWBC और चौथा है UTES। तो इसका उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। चलिए अब पहले हम बात करते हैं आयुषियन की। आयुषियन है क्या, ठीक है ना। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि प्राकृतिक संरक्षण, किसके लिए? प्राकृतिक संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। किसके लिए? प्राकृतिक संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। एवं इसकी जो पूरी कोशिश है ना, वो जो प्राकृतिक संसाधन है उनका सतत प्रयोग हो, क्या हो? सतत विकास, यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके लिए काम करता है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का आधिकारिक दर्जा प्राप्त है। ये जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन का जो पर्यवेक्षक का दर्जा है वो इसे प्राप्त है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है, यूनाइटेड नेशन का जो पर्यवेक्षक का दर्जा है वो आईयूसीएन को प्राप्त है, ठीक है ना। ये एक इम्पोर्टेंट इंडेक्स जारी करता है जिसे रेड डाटा बुक्स कहा जाता है। रेड डाटा बुक्स कहा जाता है, रेड डाटा बुक्स कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये करता क्या है, इसमें जो प्रजातियां नष्ट होने वाली हैं या जो नष्ट हो चुकी हैं, जो बिल्कुल विलुप्त हो चुकी हैं या जो बिल्कुल रडार पे हैं विलुप्त होने वाली हैं, उन सब के बारे में एक डेटा प्रस्तुत करता है और इसी के मुताबिक उनका संरक्षण किया जाता है और उनका बचाव किया जाता है। तो जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, यानी कि आयुषियन है, ये एक रेड डाटा बुक जारी करता है। यहाँ पर एक सवाल आपसे पूछा था, कई बार पूछा भी गया है कि कोई प्रजाति विलुप्त कब मानी जाएगी, कोई प्रजाति विलुप्त कब मानी जाएगी कि उसे विलुप्त कह दिया जाए, कितने वर्ष तक अगर अपने आवास में दिखाई नहीं देती है। तो इसका आंसर होगा 50, यानी कि अगर कोई प्रजाति 50 वर्ष तक नहीं देखी गई है तो उससे क्या एक घोषित कर दिया जाता है कि ये अब विलुप्त हो चुकी है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें कौन करता है? आयुषियन करता है। इसीलिए आयुषियन बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है। तो अब देखेंगे जो पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था उसका उत्तर क्या हो जाएगा? आयुषियन हो जाएगा। रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन कौन सा है? आयुषियन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आयुषियन की स्थापना का वर्ष 1964, सॉरी यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा हुआ है, मैं उसको क्वेश्चन जैसा पढ़ रहा हूँ। तो आयुषियन की जो स्थापना है 1964 में हुई, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने मेंशन किया था। तो 1964 में आयुषियन की स्थापना होती है। आगे देखते हैं। रेड डाटा बुक के आंकड़े सम्मिलित हैं। रेड डाटा बुक के आंकड़ों में कौन कौन चीज़ सम्मिलित है? विदेशी प्रजातियां, लुप्त प्राय प्रजातियां, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियां या सभी जानवर व प्रजातियां इसमें सम्मिलित हैं। चलिए आप बताइए कि इसमें कौन सी प्रजातियां सम्मिलित होंगी? विदेशी प्रजातियां, लुप्त प्राय प्रजातियां या इसके अलावा जो है आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियां या सभी पौधे व जानवरों की प्रजातियां, इसमें कौन सा शामिल होगा? ये जो क्वेश्चन है आपका, ये छत्तीसगढ़ PCS में 2019 में पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। तो ये जो है ना, ये लुप्त प्राय प्रजातियों से संबंधित है। किससे? लुप्त प्राय प्रजातियों से संबंधित है। मैंने अभी ऊपर बताया कि ये लुप्त प्राय प्रजातियाँ 50 वर्ष तक अगर आपके जो है अपने आवास में दिखाई नहीं देती हैं तो उनको लुप्त प्राय मान लिया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में कौन सा अधिक संकटापन किस्म का है? ठीक है ना, ये संकटापन सही नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर जो लिखने का उद्देश्य था वो संकटापन था, लेकिन वो
शायद मिस्टेक हुआ है। तो निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी पक्षी है जो कि संकटापन्न है, यानी कि बहुत ज़्यादा खतरनाक स्थिति में है। ऑप्शन ये है आपका गोल्डन ओरियोल, दूसरा है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तीसरा है इंडियन फैंटेल पिजियन और चौथा है इंडियन सनबर्ड। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा पक्षी है जो बहुत ही ज़्यादा संकट यानी कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्थिति में है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सवाल भी आपका पूछा गया आपकी परीक्षाओं में, यूपीपीसीएस में कई बार पूछा गया है, यूपीपीसीएस में क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और ये पाया कहाँ जाता है, ये राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है ना, राजस्थान में पाया जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये संकटापन्न स्थिति में है। आगे देखते हैं। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है। अभी मैंने आपको बताया, तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, 50 वर्ष। अगर 50 वर्ष तक कोई अपने आवास में दिखाई नहीं देता है तो उसको विलुप्त मान लिया जाता है। तो इस प्रकार ये जो है आयुष्यन और उससे रिलेटेड सवाल हो गए। थोड़ा सा हम और देखते हैं, कुछ और कंजर्वेशन से रिलेटेड सवाल देखते हैं। आयुष्यन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है याद रखेंगे। इसकी एक पूरी लिस्ट है, आप गूगल करके निकालिएगा, पूरी लिस्ट है कि कौन क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, कौन सा इंडेंजर्ड है, तो ये कौन सा विलुप्त हो चुका है जो है, तो उनकी पूरी एक लिस्ट है, उसको आप एक बार ज़रूर देखिएगा। अगर मुझे मैं ही निकाल करके जो है कम्युनिटी में डाल दूंगा, आप देख लेंगे उसको, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप एक बार ज़रूर देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे हम देखते हैं। प्रश्न है आपका कि कौन सी दवा गिद्धों की समष्टि में हरास के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, कौन सी ऐसी दवा है जो समष्टि में उनके हरास के लिए उत्तरदायी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा भी गया है और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा भी देखने को मिल रहा है। ये होता क्या है एक्चुअली में, तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो कृषक हैं, जो किसान हैं, वो जानवरों को पालते हैं, आप जानते हैं इस बात को, वो जानवरों को पालते हैं और जब जानवरों को पालते हैं तो उन्हें कई बार बीमारियां भी होती हैं। आप देखते होंगे कि उनको भी फीवर होता है, उनको भी पेन होता है, तो उनके पेन किलर के रूप में, उनकी एक पेन किलर के रूप में जो है इस्तेमाल किया जाता है एक दवा जिसमें जो उसमें केमिकल जो उसका है, उसका नाम है डिक्लोफेनिक सोडियम। क्या है, डिक्लोफेनिक सोडियम। और ये जो डिक्लोफेनिक सोडियम है, ये जब किसी पशु के अंदर जाता है और बाय द वे उस पशु की मृत्यु हो जाती है, तो जब पशु की मृत्यु होगी तो मरने के बाद उसे खाने वाला कौन है, एक तो अपघटक होते हैं जो कार्बनिक पदार्थों को जो है अकार्बनिक बदलते हैं, फंगी हैं, कवक हैं, तो ये लोग क्या हैं, अपघटक हैं, ये उसको जो है नष्ट करते हैं। इसके अलावा आप देखते होंगे कि जब कोई जानवर मरता है तो उसको फेंक दिया जाता है, तो उसके बाद में वहाँ पर चील, कौवे, बाज, गिद्ध, ये सब आपको दिखाई पड़ते हैं क्योंकि वो उसके मृत मांस को नोच नोच के खाते हैं, ठीक है ना, वो उनका भोजन है। तो होता क्या है कि जब किसी जानवर के अंदर ये डिक्लोफेनिक सोडियम है और ये कंज्यूम करने वाले किसी जानवर के मांस को जब कोई बाज खाता है तो 30 दिन के भीतर उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि वो 30 डेज नहीं जी पाता है। और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्थिति बन जाती है क्योंकि जो बाज है ना, उनकी संख्या धीरे धीरे घट रही है और अगर इकोसिस्टम में किसी भी जानवर की कमी हो रही है और वो बहुत तेज़ी से हो रही है तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के लिए ठीक नहीं होता है क्योंकि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ऐसे में ये बहुत ही जो है संकट की स्थिति पैदा करता है। और एक आंकड़े के अनुसार पिछले 10 वर्ष में भारत यानी कि इंडिया, नेपाल और पाकिस्तान में कुल मिलाकर के अगर देखें तो करीब 8.5 यानी कि 8.5 करोड़ गिद्ध जो है मारे गए हैं। किसके कारण, डिक्लोफेनिक सोडियम के कारण करीब 8.5 करोड़ मारे गए हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार क्या होगा कि जो है गिद्धों के समाप्त होने के या उनके हराश होने के, उनकी संख्या में कमी होने का कारण क्या है, डिक्लोफेनिक सोडियम है, ठीक है ना। कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें जिसको मैं आपको बता देता हूँ। एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि फ्लाइंग फॉक्स किसे कहा जाता है, फ्लाइंग फॉक्स किसे कहा जाता है, फ्लाइंग फॉक्स किसे कहा जाता है। यदि आप जानते तो आप कमेंट करके बताइए, अगर नहीं जानते तो बता रहा हूँ आपको। फ्लाइंग फॉक्स कहा जाता है चमगादड़ को। किसको, चमगादड़ को।
और ये सवाल भी आपका पूछा गया है, आईएएस में पूछा गया है और कई बार पीसीएस में भी ये सवाल आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये इम्पोर्टेंट एक सवाल है। एक सवाल और आपको दिखाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डियोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, क्या है, ठीक है ना। डियोंग नामक एक जीव है जो लगभग विलुप्त होने वाला है, एक समुद्री जीव है, ये क्या है, इसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन है आपका उभयचर, ये उभयचर है, या बोनी फिश है, क्या है, बोनी फिश है, या इसके अलावा है आपका शार्क, ये शार्क की श्रेणी का है, या इसके अलावा एक स्तनधारी मैमल है, क्या है, स्तनधारी है, ठीक है ना, स्तनधारी है, या इसे मैमल भी कहा जाता है स्तनधारी को। तो क्या है ये आपको बताना है। ये सवाल आपका पूछा गया है यूपीएससी में और इसके अलावा यूपीपीएससी में पूछा गया है। तो ये क्या है आपका ड्यूगोंग जो है ये आपका है एक स्तनधारी, क्या है, एक स्तनधारी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। ये क्या है, एक स्तनधारी है, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि संरक्षण से संबंधित, जिसको मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो है इसी ड्यूगोंग के संरक्षण के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में इसको एक विधिक वो भी दिया गया है, यानी कि एक सिक्योरिटी दी गई है जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, उसके तहत ड्यूगोंग को भी एक संरक्षण प्रदान किया गया है, ठीक है ना। तो ये कुछ जो है महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो कि संरक्षण से संबंधित थी, जिसको मैंने इस क्लास में आपको बताया। अगली क्लास में हम बात करेंगे रामसर सम्मेलन क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रामसर सम्मेलन वो क्या है और भारत में कितने स्थल रामसर सम्मेलन में हैं और वो कौन कौन से हैं और किस प्रदेश में स्थित हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खासकर जो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि यूपी के कई स्थल को 2019 में फिर 2020 में जोड़ा गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगली क्लास में वो सब मैं करवाने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगली क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद।